अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जहां इमरान खान आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, वहीं पर वो अपने दौरे इक़्तिदार की जो गलतियां हैं उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। चंद महीने पहले इमरान खान ने इंटरव्यू में बताया था कि उनसे 2 बड़ी गलतियां हुई थी, जिनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती थी और दूसरी गलती उन्होंने कहा था कि वक्त आने पर बताऊँगा। और कल उन्होंने अपनी इस दूसरी गलती का एतराफ़ भी किया। वो दूसरी गलती कौन सी है, ज़रा देखिए। आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर वाकई गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फौज में। मैं ये बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, बल्कि मैं तब भी ये सोचता था, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जी देखें ये हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत है, ये है वो है। हम नए नए पावर में आए थे, प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा थे हमारे ऊपर। साबिक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना जहां इमरान खान आज अपनी गलती करार दे रहे हैं, वहीं इमरान खान ने यह भी इंकशाफ किया कि बाजवा साहब डबल गेम खेलते रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने बाजवा साहब से पूछा कि आप तो कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, फिर ये हो क्या रहा है, आप क्लियर करें कि आप इधर हैं या उधर हैं। जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पर जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। जहां इमरान खान जनरल बाजवा को अपनी रजीम चेंज का जिम्मेदार भी करार देते हैं, वहीं पंजाब हुकूमत बचाने में उनका किरदार थोड़ा उल्टा बताया जाता है। काफ लीग के मोनस इलाही ये बयान देते हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा के कहने पर जब अदम एतमाद का मौका आया तो जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। जब खान साहब से उनका फेवर पूछा गया तो जवाब क्या था, ये भी सुन लीजिए। मोनस इलाही का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा, उनको कहा गया होगा कि पीटीआई के साथ चलो, लेकिन वो दूसरा वाला जो चला गया नून लीग में, उसको भी कहा होगा कि उधर चले जाओ। वैसे मैं आपको बताऊं, जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली है ना, यानी वो कभी किसी को कुछ कह, हमारे अपने लोगों को किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है, फायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। नाजरीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को गलती करार देने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी कह रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की खान साहब? एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकर्री करेगी, नए चीफ की। इसका क्या मतलब था? मतलब था कि जब इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी तो नए चीफ की अपॉइंटमेंट करेगी, मीनिंग बाय के मौजूदा चीफ चलेंगे। मगर नाज़रीन, इमरान खान जो हैं ये बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफ़र देने को किसी और कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने प्रोग्राम में इंटरव्यू में खान साहब से यही सवाल पूछा था कि आपने क्या ये सच है कि जनरल बाजवा को मार्च में आपने मज़ीद एक्सटेंशन देने की बात की थी, उनसे कहा था, उनको ऑफ़र की थी, तो उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने मार्च में जनरल बाजवा को गैर मुइना तौसी की पेशकश की थी, जिसे जनरल बाजवा ने ठुकरा दिया? देखिए, ये भी मुझे एक गुस्सा है। बात इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि हमारी माइशत 6% पे ग्रो कर रही थी, हमने वहां से उठाई थी जिधर मुल्क बैंकरप्ट था। 17 साल के बाद हमारी बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। मुझे पता था कि उस वक्त अगर ये साजिश कामयाब होगी, हमारी ये इकोनॉमी कोई संभाल नहीं सकेगा। तो मैंने जनरल बाजवा को कहा कि अगर ये एक्सटेंशन की बात है और या आर्मी चीफ की सिलेक्शन की बात है और इसकी वजह से ये सारी डिस्टेबलाइजेशन है, तो हम कंसीड कर रहे हैं। जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे पर मौजूदा हुकूमती पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ ने तरक्की देकर लगाया था, लेकिन बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इमरान खान के एहतसाब के अमल में खूब टफ टाइम भी दिया। ये भी एक हकीकत है। उस वक्त तो ये दावे किए जाते थे कि हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं, और फिर उन्हीं क़ुर्बतों में आर्मी चीफ की 3 साल की एक्सटेंशन भी उन्हें मिल गई। तो कुछ अर्सा क़ुर्बतें जो हैं ये क़ुर्बतें ही रही, लेकिन फिर दूरियां बढ़ने लगी। कभी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाकर अलीम खान को वज़ीर आला बनाने की ख्वाहिश इमरान खान ने नहीं मानी, तो कभी DG/ISI के ओहदे पर जनरल फैज़ की जगह जनरल नदीम को लगाने पर आंखें बदल गईं। कभी नवाज शरीफ को बाहर भेजने पर, तो कभी न्यूट्रल हो जाने पर इमरान खान की हुकूमत और बाजवा इस्टेब्लिशमेंट के जो फासले थे ये बढ़ते रहे। लेकिन इन सब बातों से एक बात तो वाज़ेह है
कि साबिक आर्मी चीफ न सिर्फ अपने 6 साल दौरे मुलाजमत में हमेशा ही किसी न किसी अंदाज में सियासत का हिस्सा रहे, बल्कि मोनस इलाही का तहरीक इंसाफ बाजवा साहब के कहने पर उनका साथ देने का जो बयान है, इसके बाद तो बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट की बाकायदा एक मुदाखलत वो सामने आती है, ये वाजे हो जाती है, बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की शहादतें भी मिलती हैं। तो क्या इमरान खान की एक्सटेंशन देने की गलती के पीछे उनके भी अपने मफादात पोशीदा थे? क्या फासलों की वजूहात और भी थी? इस पर मैं बात करूंगी। आज लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो दोनों तरफ बराबर के इन थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और इमरान खान के साथ भी। पैगाम रसानी का काम भी करते थे और अच्छे ताल्लुकात बनाने में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक पॉजिटिव रोल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्ले किया। दोनों तरफ वो बहुत ज़्यादा इन रहे हैं। ताहिर जावेद साहब डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है सबका, इस पर मैं आपको दावत दूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो दोनों तरफ जैसे मैंने कहा बड़ा इन रहे हैं। बाजवा साहब के साथ भी आपकी मुलाकातें रही हैं, जब भी आप पाकिस्तान आते थे, इस्लामाबाद जाते थे, खान साहब से भी मुलाकातें करते थे। तो आप जब ये आप सुन रहे हैं कि बाजवा साहब ने ये कर दिया, बाजवा साहब ने वो किया, अब जो राज खान साहब उगल रहे हैं या बातें बता रहे हैं, गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन देना भी गलती थी, उस वक्त तो आपको भी पता है, हमें तो यही बताया जाता था कि एक पेज पर है। सब कुछ ऐसे ही हुआ जैसे खान साहब बता रहे हैं? देखिए, जब उनको एक्सटेंशन दी गई थी उस वक्त मैं इतना ज़्यादा मेरी बाजवा साहब से तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं थी उस वक्त। तो खान साहब का भी मतलब जब एक्सटेंशन का मामला वो हुआ, ये है कि बाद के जैसे बाजवा साहब से मेरी कुछ सेटिंग्स हुई तो उसमें मुझे जो उनकी ज़बानी पता चला था तो वो यही था कि ये एक्सटेंशन वो नहीं चाहते थे, ना ही उन्होंने मांगी थी। अच्छा। हाँ, बल्कि उनको तो एक्सटेंशन जो थी वो टीवी पे पता चला कि उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। ये बाजवा साहब ने आपको बताया? जी। तो उनके लिए तो एक सरप्राइज़ था और फिर उसके बाद फर्दर उन्होंने ये भी बताया कि मैं लेना भी नहीं चाह रहा था। अच्छा, 2019 में बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे थे, उनको दी गई, उनको टीवी से पता चला। उनको टीवी देख, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके ऊपर भी उनकी फैमिली के अंदर भी उनको कोई नहीं चाह रहा था वो एक्सटेंशन लें, और ख़ुद भी वो उनके कहने के मुताबिक वो इस चीज़ के हक़ में नहीं थे, और वो अगले दिन इसके ऊपर रिफ्यूज़ करने वाले थे। अच्छा। हाँ, तो जिसके ऊपर इनकी जो जनरल फैज़ का एक बड़ा यानी रोल था उस ज़माने में, अगर आप समझते हैं कि वो इमरान खान साहब के भी क्लोज़ थे और जनरल बाजवा का इक्वली क्लोज़ थे वो, तो उन्होंने एक रोल प्ले किया और वो इनके पास इनको मतलब काफ़ी बैठ के समझाते रहे जो मुल्क के हालात हैं, या जो चूँकि अभी दी जा चुकी है, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो एक गलत मैसेज। आपको याद होगा अदालत में भी ये मामला गया था। जी। तो उनके कहने, उनके और कोई बहुत सारे और जो इनके साथी थे, उन्होंने समझाया कि अभी एक जो है कि कोई मैसेज गलत जाएगा मौजूदा हुकूमत के रिलेटेड, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑफ़र कर दिया गया। तो इस पे ये जो है नेक्स्ट डे पूरी रात इसके ऊपर मुशावरत होने के बाद अगले दिन तो जनरल फैज़ जो है वो ज़ाहिर है फिर इमरान खान के मैसेजेस ही पहुंचा रहे होंगे वहाँ तक, और अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। हाँ। या मतलब मैसेज तो उनकी तो बहरहाल खान साहब के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन उनकी अपनी भी ख्वाहिश हो सकती है। वो जनरल बाजवा साहब के भी बड़े क्लोज थे और उनके बड़े वो कह रहे हैं कि ट्रस्टवर्दी थे उनके लिए, दोनों के लिए। तो उन्होंने एक रोल प्ले किया इसके अंदर कि भी इसको जब अगर दे दी गई एक्सटेंशन तो बाजवा साहब इसको एक्सेप्ट करें और मूव फॉरवर्ड हो। तो बाजवा साहब ने आपसे ये डिस्कस किया कि हालात इतने ख़राब होना क्यों शुरू हुए? हमें तो ये पता चलता था कि दोनों तरफ जो है ना वो हर मसले पर एक पेज पर होते हैं, चाहे वो खारजा पॉलिसीज़ हो या मुल्क के मसाइल हों। देखें, उनकी एक लंबी लिस्ट वो भी बताते हैं कि जी हमारे यहाँ आपको भी आइडिया है कि सियासतदान जब भी उनको मौका मिले आर्मी चीफ को मिलने का, वो मिलेंगे और मिलने के बाद वो कुछ बातें भी करेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेट है कि इनकी अपनी पार्टी के भी, खान साहब की पार्टी के लोग भी एक गिले शिकवे शिकायत करते रहते थे कि जी बाजवा साहब से कि जी बज़दार को लगा के हमारी पार्टी का जो है वहाँ पे यानी काम ख़राब हो रहा है पंजाब से, और पंजाब बड़ा सूबा है, और मसलसल ऊपर नीचे ये चीज़ें लोग उनको कहते रहते थे। और उसके बाद बहुत से लोगों की ये शिकायत थी कि उनकी खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही।
अच्छा। किसी को चाय नहीं पेश की गई, उसकी वो शिकायत है। तो ये छोटी छोटी चीजें बाजवा साहब तक जाती थी। हाँ, पाइल अप होती रहती थी। और तो फिर ये कैसे सियासतदान है जो छोटी छोटी बातों में खुद एस्टेब्लिशमेंट को घसीटते हैं और बाद में जो इल्जामात लगाते हैं और कहते हैं आप सियासत से दूर रहें? यही तो मैं कहता हूँ कि ये जो मौजूदा चीफ ने कहा है कि जी हम पॉलिटिकल रहेंगे, मेरा ख्याल यही एक फार्मूला है कि आप अपने दरवाज़ों पे ताले लगा लें, अपने टेलीफोन बंद कर दें, तो शायद अदरवाइज़ आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी मुलाकातें शुरू करेंगे सियासतदानों के साथ, तो दिस विल कंटिन्यू। आपको वो खुद ब खुद उस चीज़ के अंदर ड्रैग कर लेंगे। 2018 के इंतखाबात में क्या वाकई सपोर्ट किया था बाजवा एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को? According to reliable resources, yes. अच्छा, फुली नीट एंड क्लीन मैंडेट से नहीं आए, रिटी से नहीं आए, ये एक सपोर्ट थी, थपकी थी, हाथ था। थपकी तो कह सकते हैं ना। हाँ। अब ये कि वहाँ पे कोई देखिए बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है ना कि आप एक माहौल क्रिएट करने से भी फ़र्क पड़ जाता है फिर, लेकिन बाद में तो आपको पता ही है ना कि वो जो लोग शामिल हुए उसमें तो बहुत हद तक ये जो MKM को शामिल करना और जो बाप पार्टी का किरदार था, क्योंकि देखें किरदार था तो लोग उनके पास शिकायतें लेके जाते थे ना। देखें मैं आपकी किसी से एक अलायंस कराऊंगा और आपको वहाँ चाय की कप नहीं मिलती तो आप मुझे आके बोलोगे यार आपने चंगे बंदे ना मिलाते, मैंने चाय नहीं पूछी। तो वो इसीलिए बैकवर्ड शिकायतें आती थी। नहीं तो फिर जब ये अदम एतमाद वाला मामला आया तो जो अब इमरान खान साहब कहते हैं कि रजीम चेंज में भी उन्हीं का किरदार था, तो क्या ये भी दुरुस्त है कि फिर बाजवा साहब भी, उनका भी दिल इतना खट्टा हो गया कि जो इत्तेहादी उनके कहने पे इमरान खान के साथ गए वही साथ छोड़ गए? इज इट ट्रू? ये इसको इस तरह भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं अगर मेरे से पूछें तो मैं समझूंगा कि ये जैसे खान साहब का एक क्लेम था ना कि अगर बाजवा साहब चाहते तो इसको रोक सकते थे, तो यहाँ तक तो मैं भी समझता हूँ कि अगर वो चाहते तो रोक सकते थे। अच्छा, लेकिन उन्होंने इसको नहीं रोका। ये मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने इसको करवाया है, ठीक है ना जी। उनका एक साइड पे हो जाने से ये चीज़ के होने में बहुत आसानी हो गई। क्योंकि जनरल बाजवा की आखिरी स्पीच आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि हमने फरवरी में ये तय कर लिया था, राइट, कि हम लोग जो है ना वो सियासी मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप जाने, आपकी सियासत जाने, आप लोगों के मसाइल जाने। और ये भी चीज़ उनको खान साहब ने बोला था कि जी आप इससे साइड पे हो जाएं, हाँ। हम लोग खुद ही निपट लेंगे इसको। तो फिर जो मोनो सिलाई साहब ने थोड़े दिन पहले कहा कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था, आपको पता है वहाँ मिठाइयाँ खाई जा चुकी थी, दुआए खैर हो गई थी, उसके बाद से अचानक से अगले दिन फैसला बदल जाता है। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताऊं, मेरी जितनी भी इंटरेक्शन रही है ना जनाब बाजवा साहब से, मैंने उनको PTI की तरफ उनका झुकाव हमेशा ही देखा है, इवन बिफोर और आफ्टर द रजीम चेंज। अच्छा, इवन आफ्टर द रजीम चेंज, कि वो एक इमरान खान साहब के मतलब भी और PTI के मतलब भी उनको कदरे निस्बतन बाकी पार्टियों से मैं समझता हूँ कि बेहतर शायद समझते थे। नहीं तो वो अगर ऐसी बात है तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि हमारा एहतसाब का अमल भी इन्होंने मुकम्मल नहीं होने दिया, क्योंकि इनके नज़दीक तो करप्शन थी नहीं, ये करप्शन को बुरा समझते, तो ज़ाहिर है फिर एहतसाब का जो अमल इमरान खान ने एक शुरू किया इसको फिर पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए था। ये भी इल्ज़ाम तो इमरान खान लगाते हैं ना उन पर। ये क्लेम बिल्कुल लगाते हैं। ये क्लेम जो है इस पर अब कैसे आर्मी का हाथ है, क्योंकि मुझे एवरीथिंग जो भी चीज़ें थी वो तो या तो अदालत में या नैब के अंदर थी, तो अब मुझे इसके जो है ना कोई ऑनेस्टली कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके ऊपर और इसमें ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, लेकिन यह है कि ये मैंने भी सुना है और अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक के ऊपर कभी मेरी बात नहीं हुई कि भी आप इसमें कैसे रुकावट होते थे। सही, लेकिन अगर मोनस की बात को अगर हम सही मान भी लें, सच मान भी लें, तो फिर बाजवा साहब का ये कहना कि हम सियासत से दूर थे वो तो फिर सही नहीं था। अच्छा, इसको आप देखें, उस वक्त जो मामला हुए ना, खान साहब बड़े कॉन्फिडेंस उनको था इस चीज़ के ऊपर और कोई मेरा ख्याल है कि गलत भी नहीं था कि उनके सारे जो यानी जो हालात को देखते हुए, इकनॉमिक इंडिकेटर्स और बाकी चीज़ों को देखते हुए उनको नहीं लगता था कि इन हालात के अंदर पॉपुलैरिटी में कमी ज़रूर थी। और वो हमेशा ही देखें, हमेशा से ही होती है कि दुनिया के हर मुल्क में जो इक़्तिदार में पार्टी आती है ना, उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आना शुरू, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है। अच्छा, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल जो एक इकनॉमिक इंडिकेटर्स कह लें और बहुत सारी चीज़ें वो बेहतर थे, जिसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई था। सही। अब खान साहब क्योंकि रवायती पॉलिटिशियन नहीं है, तो वो हमेशा ही इस चीज़ के अंदर उनको कहते हैं ना कि मुझे लोग झूठ बोल के धोखा दे के, तो मेरा ख्याल है कि ये कदरे निस्बतन ईजी था
खान साहब को किसी मुख्तलिफ जगह के ऊपर इनको इस तरह का कोई यानी रिसीव करना। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो खुद एक सीधी सीधी बात करने वाले बंदे और वो इसी तरह वो एक्सेप्ट करते थे सामने से चीज़ें। अब देखें ना, चीनी का जो स्कैंडल हुआ तो खान साहब से ऑब्वियसली वो मामला जो भी हुआ था, फिर वो जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे वो अपना एक उल्टा। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि इनकी एक कह लें कि एक किसी चीज़ को टू बिगिन विद इमरान खान साहब गलत नहीं समझते थे। कभी कभी एक बंदे के इंटेंशंस गलत नहीं, बिलाशुबा यानी बगैर किसी रीज़न के शक नहीं करते थे लोगों के, तो उसकी वजह से लोग फ़ायदा उठा जाते थे। सही। तो अब वो ये यानी मुमकिनात में से है कि ये जो बोलते हैं कि इस तरह हुआ है। सही। जिस तरह अब इमरान खान खुलकर सामने आ रहे हैं उस पर भी हम बात करते हैं कि अब जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के बाद वो सब चीज़ें जो है ना वो सामने लेकर आ रहे हैं कि ये वजह थी नाराज़गी की, ये ताल्लुकात ख़राब होने की वजह थी। क्या बाजवा साहब के पास भी, जैसा आप बता रहे कि बहुत लंबी एक लिस्ट है, वो किन किन चीज़ों से नाराज़ थे? वो इनको इमरान खान की कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने पीछे हटने पर मजबूर किया? सबसे पहली चीज़ तो बुज़दार थे। अच्छा। हाँ, अगर आप बिल्कुल ऑल द वे बैक लेके चले जाएं तो बुज़दार की जो अपॉइंटमेंट थी वो आई बिलीव कि उनको इस पे एक इख्तलाफ नहीं तो उनका एक सियासी मसला था, तो बाजवा साहब को इसमें क्या था इंटरेस्ट? क्यों नहीं, ये लोग जा रहे थे। देखें, जब बाजवा जब उनकी जो हुई ना बुज़दार की अपॉइंटमेंट हुई तो बुज़दार वाज द लास्ट पर्सन यू वुड थिंक। तो उसके ऊपर बेशुमार लोग जो थे, उम्मीदवार थे या हाई लेवल की जो लीडरशिप थी, वो सारी की सारी जो थी वो एक वैसे वो नहीं सिर्फ एक थड़े पे बैठा भी सोचता था कि बुज़दार के अलावा इन्हें कोई बंदा नहीं नजर आया। अच्छा, अब वो मसलसल लोग शिकायतें लेके जाना। देखिए, एक चीज़ थी, आर्मी चीफ, बीइंग एन आर्मी चीफ जनरल बाजवा बड़े खुले डुले आदमी थे। आप कोई भी उनसे बात करें तो वो कोई ऐसा ढकी छुपी चीज़ें नहीं होती थी। जो भी बंदा उनके साथ मिला है तो वो खुल के बात करने वाले बंदे थे। लोग भी उनसे खुल के बात करते थे। हाँ। तो वो एक शिकायतों के अंबार लगने शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता यानी उनको भी फिर बुज़दार साहब की कुछ चीज़ें भी उनके नॉलेज में आती रहीं कि हाँ कि उसमें कोई यानी गैप्स हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद ये तो पहला मैं बोलूँगा आपको, लेकिन दरमियान में यानी वो छोटी छोटी शिकायतें तो लोगों की होती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद थ्रू आउट दे वर परफेक्टली फाइन। आपको भी बताया कि दोनों तरफ से हो। लेकिन अलीम खान को ही क्यों कहा जा रहा था बाजवा साहब की तरफ से? अकॉर्डिंग टू जनरल बाजवा वो अलीम खान उनके कोई उम्मीदवार नहीं थे और वो उम्मीद उसकी। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं कि यही कहा जा रहा था कि बुज़दार को हटाएं और अलीम खान को लगाएं आप। ये खान साहब मेरा ख्याल है कि अस्यूम करते थे, शायद मेरा नहीं ख्याल उनको डायरेक्टली कभी किसी ने बोला गया, चूँकि अलीम खान साहब का कोई रिलेशन था बाजवा साहब के कुछ रिलेटिव्स के साथ। समधी नहीं, समधी नहीं, उनके ससुर के साथ इनके कोई रिलेशनशिप थे, जिसके ऊपर अस्यूम किया जाता था कि भी वो शायद बुज़दार के खिलाफ होने की रीज़न ये है कि वो उसको लगवाना चाहते। और ये भी हो सकता है बाजवा साहब अपने दिमाग में कहीं समझते हो कि ये अच्छा सब्सिट्यूट हो सकता है, लेकिन एज सच मेरा नहीं ख्याल कि किसी एपिसोड ऐसा है जिसके ऊपर उन्होंने बोला यार इसको उतारो, इसको लगाओ। सही। तो बाजवा साहब DGISI की जब तैनाती का मसला था उस पर भी नाराज़ हुए जब मान नहीं रहे थे खान साहब? नहीं, देखें, जनरल फैज़ एक बहुत कॉम्पिटेंट जनरल थे, उनकी सर्विसेज ग्रेट सोल्जर। तो जनरल बाजवा को आप हेड ऑफ़ दी फैमिली आप समझें जब आर्मी के अंदर, तो उनकी कोशिश तो होगी ना कि यार इस तरह के जितने भी कॉम्पिटेंट जनरल्स हैं ये अपनी जब आर्मी चीफ का जब टाइम आए तो इनको एक कोर को कमांड नहीं करेंगे तो उनकी तो उसमें लिस्ट में नाम नहीं होगा। और अगर आप देखें कि उस वक्त अगर खान साहब तो इसको 6 महीने एक्सटेंड करना चाहते थे, उनको 6 महीने एक्सटेंड करते तो फिर उनकी वो 6 महीने की कोर होती, साल होता नहीं वहाँ पे, तो उनका तो नाम 6 की लिस्ट में नहीं होता। अब वो बने या नहीं बने, लेकिन हिस्ट्री में ये तो है ना कि जो 6 लोगों का नाम आया था उसके अंदर जनरल फैज़ का नाम था। तो जनरल बाजवा अच्छा, और जनरल फैज़ भी थ्रू जनरल बाजवा खुद भी उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे यहाँ से फारिग करके कोर में भेजा जाए। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली लेकिन PTI वालों ने इतना जनरल फैज़ को भी अपने नाम के साथ जोड़ लिया था या जुड़वाया गया था या जो ट्रेंड्स चलाए गए थे, उल्टा उनको ज़ाहिर है दूसरी तरफ तो नुकसान ही हुआ। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूदा हमारे आर्मी चीफ साहब, ये भी जब DGISI थे कुछ मामलात लेकर गए और इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया, इस बात पर भी बाजवा साहब नाराज़ थे। लेकिन इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा ने ये जो भी मामला था इसका मुझे कोई डिटेल इन डेप्थ तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इसके ऊपर खान साहब के साथ उन्होंने वर्क किया कि और उनको
मतलब खुश उसलूबी से उस वक्त अगर खान साहब ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, देखें उनका मेरा ख्याल ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है उस पोस्ट के ऊपर लगाने का ना, तो वो उन्होंने कहा जी वो कंफर्टेबल नहीं है इनके साथ या जो भी उनका मामला था, तो उस पर मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा वर्क विद PM। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उनको एक शायद अच्छा ना लगा हो, हाँ, कि आपके घर की अगर कोई डिटेल्स आपके फैमिली के बारे में आ रही हैं। नहीं, दोनों तरफ शायद अच्छा ना लगा, लेकिन उसके ऊपर ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे नहीं हुआ था। अच्छा, उस बात पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, मतलब फीलिंग शायद कहीं हो, लेकिन उसको रीज़न बना के कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया गया था। सही। तो अब जो इमरान खान खुलकर सामने आ रहे हैं, एक्सटेंशन देने की गलती की बात कर रहे हैं, ये तो मार्च में भी इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि गैर मुइना मुद्दत के लिए जो है ना वो आप एक्सटेंशन ले लें। आप तो कह रहे हैं कि 2019 में भी वो एक्सटेंशन लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन खान साहब तो उन्हें अब भी एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। अच्छा, ये भी जो चीज़ है ना, ये मैंने दोनों में से किसी से नहीं सुना कि वो एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, लेकिन मीडिया के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ों को देखा है। लेकिन जनरल बाजवा जो थे वो बड़े फर्म थे, यानी जब उनको पहली एक्सटेंशन भी मैं बता रहा हूँ कि नहीं, लेकिन उसके बाद तो वो 100% वेरी मच फर्म थे कि उनको अगली एक्सटेंशन के ऊपर नहीं लेनी। और बहुत दफ़ा उन्होंने, मैं ज़ाती तौर पे उनसे कोई 3-4 दफ़ा ये सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक दिन भी आगे करने का, या कहते इसकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ ही वाज ऑलवेज। ये तो अब इमरान खान ने भी कह दिया ना कि अब एक्सटेंशन का तो ये जो तरीक़ाकार पकड़ा हुआ है ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए जी। अच्छा, अब जो इमरान खान इतनी सच्चाई अपनी तरफ से लेकर सामने आ रहे हैं, फिर आपको पता है जब जनरल बाजवा रिटायर हो गए उसके बाद कुछ ट्रेंड्स चले ट्विटर पर, कहीं गद्दार कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है। ये आपको लगता है ये सोच समझ कर सब कुछ किया गया और इंतज़ार किया जा रहा था इसी वक्त का? अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दिस इज़ सो सैड कि हम लोग किसी एक एपिसोड पे जिस भी हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई मामला नहीं हुआ, हाँ। तो हम किसी भी शख्स की उन सारी सर्विसेज को एक साइड पे रख के और किसी भी किस्म के इल्ज़ाम लगाने, ये जनरल बाजवा और जनरल रहीर यही दो कमांडर इन चीफ थे ना, जब इंतहाई सेंसिटिव माहौल के अंदर तालिबान का जितना मामला बढ़ गए थे, तो इसको काउंटर किया गया और बेशुमार वाक़यात हमने देखे जिसके थ्रू होते हुए आज हम इस मुल्क के अंदर जहाँ हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं और बिजनेस की बात करते हैं, तो अगर आप उन एक्शंस की वजह से तो हमें ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए किसी को भी, कि बहुत सारे लोगों की इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन का जो लेवल है, उनके साथियों ने यानी इसके ऊपर अपना जानों का नजराना भी पेश किया और ख़ुद वार जोन्स के अंदर इन्होंने फाइट। तो आई डोंट थिंक कि ये ट्रेंड इट्स वेरी सैड, ये होना नहीं चाहिए। और खान साहब ने भी थोड़ा जज्बात में आके शुरू में बोला, लेकिन बाद में उन्होंने भी क्लियर किया था इन चीज़ों को कि, और ख़ास तौर पे अभी तो ख़ुद ज़ाती तौर पे कभी इस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे वो दूसरों को कह रहे हैं कि कोई इस तरह के ट्रेंड ना चलाएं, खुद आकर खुलकर सारी बातें कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, जो वो बातें कर रहे हैं ना, उसमें वो अभी गद्दार तो नहीं कह रहे हैं, गद्दार नहीं कह रहे। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताऊँ कि ये जब फ़ौज को आप इस तरह की बातें करते हैं तो अपनी ही फ़ौज को अगर आप डिमोरलाइज, एक नेगेटिव इमेज जाता है, बिल्कुल जाता है। आई मीन वन शुड नॉट, ये चीज़ PTI को अल्टीमेटली हर्ट करेगी, ये जो लीडरशिप समझती है इस चीज़ को। लेकिन ये हमारे ये जो मुल्क के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनको अपने अभी एक माहौल इस तरह का निकल पड़ा, खान साहब भी इसको ठीक करेंगे और तीसरा बंदा तो है कोई नहीं, अच्छा वो निकल पड़ा है, तो कोई भी उठ के इस तरह की बातें करता तो आपको मिलियन वॉचर्स और जो भी उसको देखने वाले मिल जाते हैं, तो आपको 4 पैसे बन जाते हैं। रेटिंग्स के लिए और पैसे के लिए कि खान साहब की हवा चल रही है, तो खान साहब की हवा के साथ जिस तरफ के पानी का बहाव है, हम भी साथ बैठे हैं तो 4 पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये, और इसको, और मैं समझता हूं खान साहब को शायद ये नहीं पता इसका नुकसान उनकी पार्टी को नहीं पता है उनको। आई थिंक ही स्टार्टेड गेटिंग दिस थिंग कि भी ये चीज़ जो है ये गलत है। तो मतलब देखें ना कि आप चलें, जनरल बाजवा को आप फ़ौज से अलहदा करके कभी भी नहीं सोच सकते। ये जो पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर, बल्कि किसी भी फ़ौज के अंदर, रिगार्डलेस आपके कमांडर इन चीफ से अगर गलती भी होती है, दे स्टैंड विद इट। बिल्कुल सही। मुझे एक और चीज़ बताएं, जब आप जनरल बाजवा से मिलते थे, मुलाकातें होती थी, आपको भी कहीं लगता था कि वो डबल गेम कर रहे हैं, इधर भी हैं उधर भी के हैं? ये भी एक एतराज़ खान साहब उठा रहे हैं, इमरान खान साहब उठा रहे हैं कि वो इधर भी खड़े होते थे उधर भी खड़े होते थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया, आप हमें बताएं कि आप इधर हैं कि उधर हैं? अच्छा, ये मैं भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये खान साहब को भी ये सोचना चाहिए था कि जनरल बाजवा इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ PTI।
हाँ। ठीक है ना। आप अगर कि आपकी ख्वाहिश है कि वो यानी शाह कुरैशी की तरह काम करें तो वो तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए भी वो भी उसी मुल्क की जमातें हैं, वो भी उनको यानी आर्मी चीफ, उनके भी आर्मी के चीफ ही हैं, वो कोई डिफरेंट आर्मी को तो बिलोंग नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा का जो रोल था वो उन्होंने ये मेंटेन किया हुआ था थ्रू आउट कि वो सब लोग उनको उनके साथ एक्सेस था उनका। अच्छा, अब जब सब लोगों का एक्सेस है तो वो सबकी बात भी सुनते होंगे, और उस जब आप बात सुनते हैं आपके कान में पड़ती है तो किसी हद तक उसका असर भी होता होगा। तो खान साहब की ये बात करना कि जब खान साहब का भी ये है ना कि भाई आप या तो हमारी तरफ आए तो बाकियों के साथ बातचीत करना बंद कर दें, हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल भी था। सही। अब नोट करें ना, मैं अब घर का एक बड़ा हो और बाकियों की लड़ाई हो तो घर के बड़े के पास सबने जाना है, सबका आगे। अच्छा नहीं, लेकिन ये देखें इनके 6 साल के अंदर तकरीबन हर पार्टी इक़्तिदार में रही, हाँ। किसी ना किसी जगह पे, बिल्कुल ऐसे। तो अब मतलब आप नोट करें, कोई एक पार्टी मुझे दिखाएं जो जी अपोजिशन में रही है इन 6 सालों के अंदर, कोई भी नहीं, किसी ना किसी जगह पे, तो उनका रिलेशनशिप हर एक के साथ है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, अमरीकी साजिश का एक बयानिया आपको पता था, कितना परवान चढ़ाया, कितना आसमान पे लेकर गए। अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा उसमें तो हवा निकल गई, खान साहब ने खुद कह दिया कि नहीं मैंने ये कब का और ये नहीं हो सकता। कि आपको लगता है रियलाइजेशन हुई है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस हद तक अब बिगाड़ने नहीं चाहिए, कल को मैं इक़्तिदार में भी आ सकता हूँ तो बड़ी मुझे दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इधर पाकिस्तान का, उसके अंदर आपके ज़्यादातर जो इक्विपमेंट सारे अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ एंड एवरीथिंग, तो आप अमेरिका के साथ आपको रिलेशनशिप रखना जो है वो इज़ इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है जी, बल्कि सारी दुनिया की कोशिश होती है। कौन है जो यानी आप अंदाज़ा करें कि चाइना के साथ जितने भी इख्तलाफ आते हैं, चाइना डज नॉट वांट बैड रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तो यानी इसको आप, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका जो चाहता है इस मुल्क में किसी ज़माने में होगी ये चीज़ें, शायद आज वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर है, आप IMF से कर्जा लेके अपनी बजट बनाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बेशुमार और रीजंस हैं जिसके ऊपर आपको अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशनशिप लामहला रखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि मैं मतलब आप इसको किसी भी रंग में ले जाएं, हमारे पॉलिटिशियंस जो पाकिस्तान के हैं उनका रिलेशनशिप कभी भी अमेरिका के साथ उस लेवल का नहीं हो सका जिस लेवल का ट्रस्ट और बॉन्डिंग यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या नाम है इसका, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिका, इनका आपस में यानी वजारत दफा जो उधर अमेरिका में है और पाकिस्तान आर्मी का, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रिलेशनशिप और एतमाद भी है एक दूसरे पे। अच्छा, अब चूंकि ये है, होना दूसरी तरफ भी चाहिए, हाँ। ठीक है ना, अपना पॉलिटिशियंस के साथ भी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा ही कम रहा है किसी भी दौर में, जिसके ऊपर शायद ये मतलब कुछ मामला आते हैं कि जब अमेरिका में रीच आउट किया जाता है तो शायद आर्मी चीफ को भी उसमें रीच आउट किया जाता है। आप देखते हैं यहाँ पे भी जो लोग आते हैं, कांग्रेस के मेंबर आते हैं, वो भी मिलते हैं। तो ये जब आप सारी चीज़ें देखते हुए, यस आई थिंक, बल्कि मैं इसकी अकेले की बात नहीं कर रहा, आपको रीजनल देखना पड़ता है। आप एक मुल्क अपने आप को आइसोलेट करके नहीं कर सकता। खान साहब को सऊदी अरेबिया के साथ, खान साहब को यानी चाइना के साथ, रशिया के साथ, इन सब के साथ अपने मामलात को देखना पड़ेगा और उसको रिविजिट करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि वो आसानियाँ पैदा होंगी इन चीज़ों से, इनके वापस पावर में आने की। मुझे ज़रा एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाक अमेरिका रिलेशंस PTI के दौर में और इस रिजीम चेंज के बाद इस हुकूमत को अमेरिका कैसे देखता है, नाज़रीन इस पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ताहिर जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, मौजूदा हुकूमत के साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो किस नौयत के हैं? मेरा ख्याल है कि नॉर्मल रिलेशनशिप हैं, अच्छा। बेहतर होने चाहिए, हाँ। बहुत सारा यानी स्टिल गैप है। देखिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी अभी तक इनका विज़िट या तो इनको ना ऑफ़र हुआ है, ना ये गए हैं, ना इन्होंने रिक्वेस्ट की है DC का। आपने भी कोशिश नहीं की? चलें, ये भी आप कह सकती हैं। जी ठीक है। अब
क्या ये हम कह सकते हैं कि अब अमेरिका की जो नाराज़गियाँ थी जो इमरान खान के दौर में एक अमेरिकी साजिश के बयानी को लेकर वो दूर हो चुकी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डार साहब भी हैं ना, वो भी IMF को लेकर जो है ना वो धमकियां लगाने पे आ गए। अगर IMF देता है पैसे ठीक है, नहीं तो हम खुद भी जो है ना वो मैनेज करना जो है ना वो जानते हैं। नाराज़गियाँ उधर भी थी, तो लगता है नाराज़गियाँ ये इस दौर में भी कायम रहेंगी। देखिए IMF के जो एक बड़ा एक मैटर है, इट्स नॉट इजी नहीं है। yes. उन्होंने भी अपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं और उसके बाद कोई उसके बगैर आपको दूसरा कोई मुल्क कर्जा नहीं देता नहीं है। तो ये उसमें फ्रस्ट्रेशन तो होती है। आप जब टेबल पे बैठ के ये सारी चीज़ों को करते हैं, फिर आपको पता लगता है कि यार वो वाले डिसीजन आपको करने के लिए कहा जाता है जो फेवरेट या यानी लोगों को तंग करने वाले डिसीजन लगते हैं कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, तो वो जो उसके अंदर से गुजरता है उसी को पता चलता है। तो पहले वो गुजर रहे थे दूसरे, तो उनको पता था, अब ये गुजर रहे हैं तो अब इनको पता चल रहा है। बहरहाल जो रियलिटी है वो रियलिटी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है, तो छोटे छोटे कोई गिले शिकवे अपनी जगह पे मौजूद हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जी कोई बहुत ब्लैंकेट किस्म की कि ये एक मुल्क ही यानी इसको दूसरी किसी लिस्ट में लिख दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि शायद प्रायोरिटी के अंदर हम थोड़ा इसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान नीचे आया है, सही, लेकिन बट यू आर नॉट इन सम बैड लिस्ट और समथिंग। सही। अच्छा, ओवरसीज़ में हमने देखा कि जो बयानियाँ इमरान खान बनाते हैं वो बाहर के ओवरसीज़ में भी वो बयानियाँ बन जाता है 100%। तो क्या जो बयानियाँ हमारे इमरान खान साहब ने पिछले 8 महीनों से यहाँ पर बनाया अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर और जनरल बाजवा को लेकर, भाई किया ओवरसीज़ में अमरीकियों ने वहाँ पे? मेरे ख्याल में 100% जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो तो खान साहब अमेरिका में रहते ही कहते हैं कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं जिसने हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की। मैं कहता हूँ कि उन्होंने आज दो अमेरिका में 25, 30, 40 साल से जो लोग रह रहे हैं ना, उनको आप बैठ के बोलें जी आप बाइडन और इमरान खान में किसको वोट देंगे, तो इमरान खान को देंगे। अच्छा, ये मतलब ये तो इनको अब बयानियाँ बनाना भी आता है और लोगों का इनके पर एतमाद भी है और पसंद भी करते हैं ओवरसीज़ में। और मैं एक चीज़ ये भी बताऊँ कि ये ऐसे ही नहीं कि ये हो गया कुछ इस तरह के, इमरान खान ने गेन किया है, नहीं गेन भी किया, इन्होंने कनेक्शन रखा है, नो डाउट। जूम के थ्रू बातें करते हैं, लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब आज भी व्हाट्सएप के ऊपर जितने लोगों से कनेक्टेड है ना, मेरा ख्याल दुनिया के ये सबसे नंबर 1 लीडरों में लीडर होंगे जो इस लेवल तक यानी हज़ारों लोगों के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड। सही, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद आपको लगता है कि इमरान खान आपको कहेंगे आप बताओ तुम इधर हो या उधर हो? मुझे नहीं, मैं तो देखें, मैं तो अमेरिका में हूँ और डेमोक्रेट पार्टी का मेंबर हूँ, मैंने उधर से इलेक्शन लड़ा है, मैं उधर से आगे, तो मेरा तो उधर, मैं तो यहाँ पे जो है यानी एक खान साहब के साथ एक उनको पसंद करता हूँ, उनकी ज़ाती दोस्ती उसके अंदर उनको प्रमोट करता हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ की बात होगी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ऑन अ पाकिस्तान साइड, अगर आप मुझे पूछे तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर जावेद साहब मेरे साथ थे, डेमोक्रेटिक रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब मेरे साथ होंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब आपका। अली नवाज साहब, समझ में नहीं आता है कि जब एक हुकूमत आपको अपना फैसला सुना चुके हैं इलेक्शंस को लेकर कि इलेक्शंस अक्टूबर 2023 में होंगे, आप लोगों ने असम्बलियाँ तहलील करनी है, कर दें, हम इन 2 सूबों में इलेक्शंस करवा देंगे, फिर आप लोग टाइम पे टाइम दे रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने कल कहा कि मैं ये दिसंबर का महीना है आप लोगों के पास, आप लोगों ने अगर नए इलेक्शंस कराने हमसे बात कर लें। तो इतना आप लोगों को लिंगर ऑन करने की मजीद वक्त पे वक्त क्यों दे रहे हैं आप? क्यों असम्बलियों की तहलील की तरफ नहीं जा रहे हैं आप? शायद एक चीज समझने की है, देखिए अगर इमरान खान का अपना स्टेक हो ना, जाती स्टेक हो, तो 1 मिनट की बात है, पर इमरान खान साहब सोच पाकिस्तान कर रहे हैं और ये कोई मुतालबा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जो खान साहब ने बात रखी है पाकिस्तान का फ्यूचर रोड मैप है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अमन की तरफ आप जाना है, आपने तरक्की की तरफ जाना है, आपने किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, तो दिस इज द रोड मैप, जिसमें खान साहब खुद आगे बढ़े हैं और उन्होंने उनको ऑफर किया है कि आप बैठे और आप हमारे साथ बैठे और इलेक्शन की तारीख की डेट पे। देखिए हमारे लिए तो बहुत आसान है, आप जितने भी सर्वेज हुए हैं
अगर आप उनको थोड़ा सा मुआयना कर लें तो 73 से 76% लोग पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा तहरीक इंसाफ आएगी। आप एक और अभी जो गैलप का सर्वे आया है 69% लोग ये कह रहे हैं कि इमीडिएट इलेक्शंस होने चाहिए। हम चाहते हैं जो इस वक्त हालात से गुजर रहा है वो इससे ज्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकता इंस्टेबिलिटी का। आपके सामने जितनी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया के रेट करती हैं, चाहे उसमें स्टैंडर्ड पुअर है, चाहे उसमें मूडीज है, वो सब पाकिस्तान को डिग्रेड कर चुकी हैं। देखिए, आपके पंजाब के जो वजीर आला हैं वो भी अब इस चीज़ को उनको पता है, वो रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि ज़बरदस्ती तो अब हुकूमत से आप लोग इंतखाबात नहीं ले सकते ना। अब इमरान खान साहब ज़ाहिर है अगर उन्हें वज़ीर आज़म बनना है तो ज़ाहिर आप लोग तो यही चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो, पूरे मुल्क पे इलेक्शन हो। अब अगर हुकूमत नहीं मानती है, आप लोग असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं और उन 2 सूबों में इलेक्शंस होते हैं जिनमें ऑलरेडी आप लोगों की हुकूमत है, KPK में भी और पंजाब में भी, फिर जीत कर आ जाएंगे तो हुकूमत तो ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं। हासिल क्या होगा इस सारी एक्सरसाइज से? इमरान खान साहब का जो एक टारगेट है, जाहिर है वो भी अपने आप को वज़ीर आज़म एक दफ़ा और देखना चाहते हैं, तगदो भी इसीलिए है। लेकिन जब फेडरल के वो होंगे नहीं, इलेक्शंस ही नहीं होंगे, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा? फिर वेट कर क्लैरिटी चाहिए इसमें। थोड़ी क्लैरिटी ये नहीं है कि इमरान खान अपने आप को वज़ीर आज़म देखना चाहते। हम ये चाह रहे हैं कि मुल्क स्टेबल हो। आज से 8 महीने पहले के जो हालात थे और आप जिन 8 महीनों के अंदर जो इस PDM गवर्नमेंट ने कर दिया है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क आना चाहती है। हम ये चाह रहे हैं कि देखिए हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर मैं थोड़ा सा खुद अपना सोच के PTA का होके सोचूं तो मेरे लिए तो बहुत बेहतर है अभी असेंबली तहलील हो। हमारी जो आज बहुत सारी वो इस तरह की कमेंट है कि 10 सीटों पे खड़ी है, 5 सीटों के ऊपर खड़ी है, कभी कोई लोटा बन रहा है, कभी कोई बयान आ रहा है। हम इलेक्शंस के अंदर जाएं और हम 2/3 मेजोरिटी लेके आ गए। अभी तक जितने 8.5 महीने के अंदर इलेक्शंस हुए हैं वो 36 इलेक्शन है जिसमें 35 में हमने कॉन्टेस्ट किया और 85% सीटें हमने जीती हैं। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना कि इलेक्शंस हों, लेकिन अगर हुकूमत करवाने पर आमादा नहीं है तो फिर क्या हल है? अगर इन्हीं 2 सूबों में इलेक्शंस करवाने होने हैं तो फिर वहां तो ऑलरेडी आप लोग हुकूमत में हैं। सवाल तो मेरा ये है। देखिए फिर मैं आपको ये समझा रहा हूँ शाजिया, देखें अगर मैं अगर PTI सोचूं ना मेरे लिए बहुत अच्छा है कि फिर फॉर इलेक्शन हो जाए, चाहे 2 सूबों में हो जाए, हम 2/3 से मेजोरिटी लेके आ जाएंगे अगले 5 साल के लिए। और इसी के अंदर जब नए इलेक्शन कॉल हुए इलेक्शन अक्टूबर के अंदर तो 2 सूबों के अंदर हमारी गवर्नमेंट होगी। अगर 2 सूबों के अंदर जो गवर्नमेंट है वो 64% है पाकिस्तान का और उसके अंदर सारे इंतजाम हमारे पास होंगे। हम तो एक गवर्नमेंट के अंदर होंगे। लोग भी सोच रहे होंगे पंजाब इनके पास है, KP इनके पास है, तो इनको वोट दो। जहां हमारा नहीं भी वोट बैंक होगा वहां भी हमें वोट पड़ जाएगा क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट इनकी होगी। हम तो रोड मैप दे रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। अगर आपको डिटाई है, अगर आप समझ रहे हैं आप सारे जिमनी इलेक्शन आ रहे हैं, पूरी दुनिया, आप रशिया जाते हैं वो आपको डिक्लाइन कर देते हैं कि वो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो कंसेशन रेट्स में नहीं देंगे। आपके मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि सागदार फेलियर है, सागदार कह रहा है मिफ्ता फेलियर है। दुनिया आपको कह रही है कि आप ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट है, 122% पे आपका डिफॉल्ट स्वैप रेट आया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट आया हुआ है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा? ये तो और गहराई में दलदल में फंसता जाएगा और ये लोग कपड़े झाड़ के एकदम निकल जाएंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये रोड मैप है, कुछ सीरियस हल्के, ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के लेकिन हुकूमत कहती है मुज़ाकरात के लिए आप बैठें, ज़रूर हम भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये शर्तों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होते हैं कि ये फिर वो मुज़ाकरात तो ना हुए। अगर तो आपने किसी चीज़ पर, मुद्दे पर आपने किसी के साथ, किसी फरीक के साथ टेबल पर बैठना है तो वो तो चीज़ें सारी टेबल पर तय होती हैं। टेबल पर बैठने से पहले चीज़ें तय करनी है तो फिर टेबल पर तो नहीं बैठा जाता ना। यही हुकूमत आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। शाजिया एक तो कोई हुकूमत, शाजिया इसको 1 2 3 करते हैं। ये जब आए थे उन्होंने कहा था कि हम EVM खत्म करेंगे, इन्होंने कहा था हम NAP खत्म करेंगे, इन्होंने कहा था ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग राइट खत्म करेंगे और इन्होंने ये सारे काम कर दिए। और जो इन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर जो 16% महंगाई उसे कम करेंगे, इन्होंने कहा था कि जो 150 रुपए का पेट्रोल है हम इससे भी सस्ता करेंगे, इन्होंने कहा था जो 16 रुपए का यूनिट बिजली का मिल रहा है हम उसे कम करेंगे, जो गैस प्राइसेस 55% बढ़ा दिया उन्होंने। तो वो तो हर चीज जो अपने मुफाद की वो कर चुके हुए हैं और जो पाकिस्तान के लोगों के मुफाद की चीज है उसे वो तबाह कर चुके हुए हैं। तो उनके पास तो और कोई रोड मैप नहीं, या वो हमारे पास आए और हमें बता दें ये हमारा अगले 6 महीने का रोड मैप है,
जिसमें पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है इकॉनमी वो बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान दोबारा 6-6.5% जितने पे आप तरक्की करके छोड़ के गए थे उतने पे पहुंच जाएगा। देखिए रोड मैप तो कोई आप लोगों ने भी नहीं दिया था। मार्च में जो आप लोगों के हालात थे, आप लोगों के अपने वुज़रा ये कहते थे कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे अगले साल 2023 के, हम तो हलकों में जाने के काबिल नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने पिछले 3.5 सालों में हमारे लिए किया क्या है। उस वक्त आप लोगों का ग्राफ नीचे था, उस वक्त तो आप लोगों ने भी बड़े वादे किए थे। आप लोग भी ज़ाहिर है वादे करके ख्वाब दिखाकर आप लोग भी इक़्तिदार में आए। उस वक्त आप भी कुछ नहीं कर सके थे, जो आप लोगों ने किया वो ये हुकूमत कर रही है, तो भी फर्क तो कुछ ना हुआ ना। प्रोग्राम शुरू किया है और आपने शायद पिछले 4.5 साल में कवर नहीं किया पाकिस्तान। हमारा वादा क्या था मैं आपको बता देता हूँ, हौसले से सुनिएगा। हमने कहा था कि हमने 22 साल इस मुल्क में अपोजिशन गुजारी और हमने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जब हमारी हुकूमत होगी कोई ड्रोन अटैक नहीं होगा, हम अमन की बात करेंगे। हम अगर अफगानिस्तान नेटो अफगानिस्तान से निकलना चाहेगा तो अमन के तौर पे हम उसके अंदर रोल प्ले करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपको करके दिखाएंगे। माफ कीजिएगा, आप लोग एहतसाब के एक नारे पर आप लोग आए थे, करप्शन से पाक पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, एहतसाब से पाक पाकिस्तान, इस नारे पर आप लोग इक़्तिदार में आए थे। ये आपका बड़ा नारा था। हौसला जरा समझिएगा एकदम। उसके बाद कोरोना, जिस तरह पूरी ऑपोजिशन ने और पूरे मीडिया ने मिलके हमारे कहा कि नहीं जी वो मुराद अली शाह बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर है जो वो काम कर रहा है, लॉकडाउन कर रहा है, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मोदी की तरह बंद कर दो। उसमें से हम सरखुरू होकर निकले, लोकस से हम सरखुरू होकर निकले। हमने कहा था हम एग्रीकल्चर बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की तारीख की सबसे 4.4% पे हम एग्रीकल्चर लेके गए। हमने कहा था कि हम आपकी पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, 7.5 अरब जो छोड़ के गए थे 24 अरब डॉलर पे, हम 32 अरब डॉलर पे लेके गए। हमने कहा हम रिमिटेंस बढ़ाएंगे, हमने 18.5 अरब से 32 अरब डॉलर पे रिमिटेंसेस लेके गए। हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.7% से बढ़ रहा था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि कंसेक्टिव 2 सालों के अंदर आपकी 5.5% से ज्यादा आपकी ग्रोथ रही है। आपके जो 4 बड़ी क्रॉप्स है उसके अंदर आपके सामने है कि काश्तकार खुश है। 1100 अरब रुपया पहली दफा पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में गया। पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हेल्थ पॉलिसी दी गई जिसके अंदर पाकिस्तान का हर शहर, अगर सब कुछ, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे काम भी किए, देयर इज नो डाउट, आप लोगों ने अच्छे काम भी किए, लेकिन अगर हालात इतने अच्छे थे तो आप लोगों के वुज़रा ये बात क्यों करते थे? आप लोगों के जो लोग थे वो क्यों कहते थे कि हमें हलकों में जाते हुए दिक्कत होती है? अब शाजिया ये मरियम नवाज करती होती थी। अगर मरियम नवाज हमारी कोई मिनिस्टर थी तो मुझे पता नहीं है। आई वॉज वन ऑफ देम जो हमारे कैबिनेट का हिस्सा थे। मुझे जरा एक चीज बता आपकी हुकूमत के वजीर दाखिला रह चुके ना शेख रशीद साहब, वो कल मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे सुन लेना आपकी हुकूमत का हिस्सा थे ना, वजीर दाखिला थे ना, कोई छोटी पोस्ट पे तो नहीं थे, कोई छोटी मिनिस्ट्री तो नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये हालात उनको पता थे कि उस वक्त हालात क्या हो चुके थे। वो तो तभी कहना शुरू हो गए थे कि आप लोग जो है ना वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर दे, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि आप लोगों का वोट बैंक जो है ना वो कमजोर हो रहा है और अवाम जो है ना वो पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। तो ये आप लोगों के लोग कहते रहे हैं। लिटमस टेस्ट है। आप कह रहे हैं जिस दिन हमारी गवर्नमेंट गई उस दिन हम सबसे ज्यादा गैर मकबूल जमात, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट समझती थी और जो आपकी पॉलिटिकल शर्फिया समझती थी और जो हमारा रियासत का चौथा सतून है जो मीडिया, वो ये समझता था। 10 अप्रैल को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम बाहर आई, वो किसके इतने गैर मकबूल थे। पाकिस्तान की तो सियासी हुकूमतें खत्म होती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। इस दफा तो पहली दफा है कि एक रजीम चेंज हुई है 5-6 दिन पहले, उधर आके लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं। अगर हम इतने गैर मकबूल थे तो आज तो सारी तरफ बड़ा बल्ले बल्ले होना चाहिए। तभी तरीके इंसाफ से डर क्या है? वही मीडिया 3.5 साल जिस पे आप मिठाइयां बांटने की बात करें, 3.5 साल आप हमें ही कहानियां सुनाते रहे कि एक पेज पर है। आज वो मीडिया कहता है कि मुश्किल फैसले हैं वो, आप मुझे बताएं। और आप उस हुकूमत की बात कर रही हैं जो कहती है मुझे डंडा दिखाया गया, वो कहती है मुझे डराया गया, मुझे कहा एक तकरीरी हो जाएगी, अगर वो तकरीरी हो गई तो आप सारे नाअहल हो जाएंगे, हमें तो इस डर से हुकूमत में लाया गया है। तो मुझे बात बताएं कि किस तरह की आपने वो जो आप इसको एनालिसिस कर रही हैं उसके ग्राउंड्स क्या हैं? देयर आर नो ग्राउंड्स। अगर ग्राउंड ये है कि शेख रशीद ये कह रहा है तो मैं तो फिर आप परेशान। शेख रशीद नहीं तो फिर आप शेख रशीद से पूछे ना, आप उनसे पूछें, आपकी पार्टी के वजीर रहे, सिर्फ शेख रशीद नहीं और बड़े वज़रा कहते रहे, आपकी पार्टी के लोग कहते रहे भाई अलायंस के अंदर है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, फिर आपको बचना चाहिए ऐसे लोगों से, फिर आपको बचना चाहिए ऐसे लोगों से।
लॉजिक है, जो बातें मैंने की हैं, तो आप मुझे इसको निगेट कर दें तो आसान हो जाएगा। आपके पास निगेट करने के लिए शेख रशीद साहब मौजूद हैं। अब मैं शेख रशीद का जवाब उनकी अपनी अवामी मुस्लिम लीग दे सकती, मैं तो नहीं दे सकता। मैं तो उस वक्त भी समझता था, मैं आज भी समझता हूँ, उस वही तरीके से सबसे ज्यादा मकबूल थी और आज भी सबसे ज्यादा मकबूल है। समझ कर ऐसे लोगों को वजारतें देनी चाहिए ना, जो आप लोगों की पार्टी के बारे में जो है ना वो गलत बयानियां फैलाने की कोशिश करते हैं, जो आप लोगों को लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज अवान साहब, मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।